हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है 3 अगस्त है और मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये वीडियो जो है, मैंने आपसे बोला था कि ठीक समय पर जो है मिल जाए। तो देखो, हम डेली जो हमारा एडिटोरियल डिस्कशन है, तो एडिटोरियल डिस्कशन के अंतर्गत हमें आज जो है डिस्कस करना है भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर से भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में सुधार। तो सबसे पहले हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानना पड़ेगा, तभी तो हम समझ पाएंगे कि भाई अर्थव्यवस्था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसके क्षेत्र में सुधार कैसे और किस तरह संभव है, ये सारी चीजें। देखो, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से उनने एक आह्वान किया था कि 2024 तक हमें जो अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, कितनी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है 2024 तक। और ये आपको बता दूं, यूपी पीसीएस में पिछले साल ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था, डायरेक्टली यहीं से पूछ लिया गया था। तो 2024 तक ये हमारा जो है आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। अब भाई 5 ट्रिलियन अगर मान लो डॉलर की अर्थव्यवस्था का भारत का जो स्वप्न है, ये औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर जो है उल्लेखनीय तौर से निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि हम जैसे कि सामान्यतः 3 सेक्टर हैं, तो एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो हमारे टर्सरी सेक्टर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर से डेवलप होने से पहले डेवलप हो चुका है। अर्थात जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, औद्योगिक क्षेत्र है, वो उतना डेवलप नहीं हो पाया जितनी जरूरत थी। ये कैसे पता चलता है? ये तब पता चलता है जब इसका रोल ओवरऑल आप देखेंगे हमारी जीडीपी में, तो उतना नहीं है। सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ इसके डेवलप होने से पहले डेवलप हो गया है। और जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके अपने लिमिटेशंस हैं। तो अगर हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर बनना है, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए हमें औद्योगिक क्षेत्र पे काम करना पड़ेगा। हमारी निर्भरता कहाँ बन जाएगी? औद्योगिक क्षेत्र में बन जाएगी। तो भाई इस औद्योगिक क्षेत्र में भारत में जो है प्रमुखतया 8 औद्योगिक क्षेत्र हैं, और इन्हीं को हम कोर सेक्टर कहते हैं। भारत में सामान्यतया 8 औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहां पर आप देखें, ये 8 औद्योगिक क्षेत्र हैं, और इन्हीं 8 औद्योगिक क्षेत्र को हम कोर सेक्टर भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? हम कोर सेक्टर कहते हैं। अब कोर सेक्टर जो है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी होता है, तो कोर सेक्टर का इसमें जो है आईआईपी में 40% हिस्सेदारी है। जरा समझिएगा, जो हमारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्या है। तो देखो, ये जो है ना, ये एक औद्योगिक गतिविधि का एक प्रमुख संकेतक है, एक इंडेक्स है। देखो, इंडेक्स का संकेतक का क्या काम होता है? किसी चीज को इंडिकेट करना। तो ये जो आईआईपी है, तो ये वैसा ही संकेतक है, सूचकांक है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है। अब इस्पात और कच्चे तेल को छोड़कर अगर हम मान लो कि यहाँ पर आप देखो कि ये जो आपका कच्चा तेल है और इस्पात को छोड़ दें, तो इन दोनों सेक्टर को छोड़ करके सभी क्षेत्रों में जो है एक बेहतर प्रदर्शन हुआ है। कोर सेक्टर के बाकी देखो 8 सेक्टर हैं, तो 6 क्षेत्र में जो जून 2022 का जो रिपोर्ट है, तो इसमें कहा गया कि करीब जो है 8% की वृद्धि दर्ज हुई है, और ये एक सराहनीय है। दूसरा, चूंकि देखो इस समय जो है उद्योग 4.0, इंडस्ट्री 4.0 का जो है दौर है, तो भारत के औद्योगिक विकास में विशेष तौर से जो कोर क्षेत्रों में विद्यमान बाधाओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय जो है मांग आपूर्ति से अधिक होती जा रही है। और अगर देखो, दो इसके पहलू हैं। अगर जो है मांग आपूर्ति से अधिक हो रही है, तो ये हमारे लिए तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इस समय जैसे ही आप देख रहे हो कि इकोनॉमी गिर रही है, पूरी दुनिया भर की इकोनॉमी जो है नीचे गई है, लेकिन हमारी अगर हम पे मांग बरकरार है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी अभी भूख मिटी नहीं है। लेकिन ये तब हमारे लिए खतरनाक नहीं है जब हम उस भूख को आसानी से मिटा सकें, अर्थात प्रोडक्शन हम जो है उसी रेशियो में कर सकें। अगर उसी रेशियो में प्रोडक्शन, उसकी आपूर्ति, सप्लाई नहीं होती है, तो फिर यह जो है महंगाई जैसे कारक को जन्म देगी। ठीक है, देखो इस चीज को, ये जो हमारा
भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में सुधार को लेकर के जो रिकमेंडेशंस हैं, उससे पहले मैं आपको एक कहानी बयां करना चाहूँगा, कहानी सुनाना चाहूँगा। तो कहानी सुनने के लिए एक बार आप यहाँ पर आए, ये पूरी कहानी ध्यान से सुनिएगा। देखो, होता क्या है कि ऐतिहासिक तौर से लंबे समय तक भारत एक बहुविकसित अर्थव्यवस्था थी। आप देखोगे प्री इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं, तो काफी लंबे समय तक, काफी पहले जो भारत है ना, एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी, कंप्लीटली जो है पूरी पूर्ण विकसित अर्थव्यवस्था थी, और जिसके विश्व के अन्य भागों के साथ जो है बहुत मजबूत जो है व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। अब जब औपनिवेशिक युग आता है 1771 टू 1947, मतलब जब जो ब्रिटिश का हम पर राज हो जाता है, इसको हम औपनिवेशिक युग के तौर पे जानते हैं। तो इसके दौरान अंग्रेज भारत में सस्ती दरों पर जो है कच्ची सामग्री खरीदा करते थे, और हमारे यहाँ फिर जो है तैयार माल भारतीय बाजारों में लेके पटक देते थे। यानी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पर जो हैंडीक्राफ्ट and were exported in large number before in British era started। तो अब देखोगे कि हमारी बाजारों को ये अपने जो मटेरियल से हमारे यहाँ से सस्ते में कच्चा माल ले जाते थे, और अपने जब बना करके मैन्युफैक्चर करके लेके आते थे तो उसको महंगे में बेचते थे। सामान्य मूल्य से कहीं ज्यादा इनका मूल्य जो है उच्चतर कीमत पर होता था। तो इसके चलते बहुत अधिक द्विमार्गी हमें जो है ह्रास हुआ, और इस अवधि के दौरान जो है विश्व की आय में भारत का हिस्सा, हम 1700 ईस्वी की बात कर रहे हैं, 22% के आसपास था, यानी 22.3% के आसपास। हम 1700 की बात कर रहे हैं, 1700 एडी में। ये वर्ल्ड की जीडीपी की बात कर रहे हैं कि हमारा इतना हिस्सा था। लेकिन यही जाके 1952 में गिर करके महज 3.8% रह गया। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिक्लाइन है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अर्थव्यवस्था की पुनर्निर्माण प्रक्रिया जो है प्रारंभ होती है, और इस उद्देश्य से विभिन्न नीतियों और योजनाएं बनाई गई, और इसी क्रम में आगे जो है हम 5 ईयर प्लान के माध्यम से इन योजनाओं को कार्यान्वित किया। तो हम ओवरऑल हम जो 400 साल के इतिहास के बारे में हमने प्री इंडिपेंडेंस के बारे में देखा कि भाई जो मोस्ट ऑफ आपने देखा कि जो है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पर हैंडीक्राफ्ट्स एंड वर एक्सपोर्टेड इन लार्ज नंबर्स बिफोर द ब्रिटिश एरा, एंड द फर्स्ट जो है चारकोल से फायर्ड आयरन मेकिंग वाज अटेम्प्टेड इन तमिलनाडु 1830, एंड इंडियाज प्रेजेंट द लार्जेस्ट conglomerate Tata Group started by Jamshedji Tata in 1868. Then slow growth of the Indian industry due to regressive policy for this time. Please focus this point. And Indian industries grew in the two World War period in the effort to support the British in the war. हम जो है धीरे धीरे ग्रू करना स्टार्ट किए, और हमने उस धीमी गति के साथ दो जो है विश्व युद्ध झेले, और दोनों विश्व युद्ध में हमने जो है ब्रिटेन का समर्थन किया। तो मैंने आपको ये सारी चीज आपको बताई कि प्री इंडिपेंडेंस में हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी और इसको लेकर के हमारा रुख क्या था। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो है स्लो ग्रोथ, ये आपसे पूछ सकता है, स्लो ग्रोथ ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री ड्यू टू रेग्रेसिव पॉलिसी ऑफ द टाइम, रेग्रेसिव पॉलिसी, ठीक है, प्रोग्रेसिव नहीं है, रेग्रेसिव, ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट वन 1948 टू 91। अब देखो बात क्या है कि अब 1950 में जब भारत ने 3.5% की जो है विकास दर हासिल कर ली थी, तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने, कई अर्थशास्त्रियों ने इसे ब्रिटिश राज्य के अंतिम 50 सालों की विकास दर से तिगुना हो जाने का जो है जश्न मनाया था, और समाजवादियों ने इसे भारत की आर्थिक नीतियों की जीत करार दिया था। अब वे नीतियां जो अंतर्मुखी थीं और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के वर्चस्व वाली थीं, हालांकि 1960 के दशक में ईस्ट इंडिया टाइगर्स किसे किसे, जो मतलब जो दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग को ईस्ट इंडियन टाइगर्स बोलते हैं।
तो इनने जो है भारत से दुगनी विकास दर हासिल कर ली थी इस दौरान, जो कि इस बात का ये प्रमाण था कि भाई उनकी जो बहिर्मुखी और निजी क्षेत्र को इनने प्राथमिकता देने वाली जो आर्थिक नीतियां थी, तो ये हमसे बेहतर थी। तो ऐसे में भारत के पास जो है 80 के दशक की बजाय जो है 1971 या फिर जो है 70 के दशक में आर्थिक सुधारों को अपनाने का एक बेहतर अच्छा उदाहरण मिल चुका था, लेकिन वैसा हम नहीं कर पाए। अब देखो हमारा, हम वैसे भी 250 साल बाद जो है इन चीजों से उभर पाए थे। हमारे पर ब्रिटिश ने जो है 250 साल तक राज किया, तो हमने अपना जो इकोनॉमिक सेक्टर है पूरा जो है कंप्लीटली गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी। गवर्नमेंट का काम ही था कि वेलफेयर स्कीम चलाए, और गवर्नमेंट का काम था निवेश करना। तो पूरा फोकस क्या है गवर्नमेंट का, मतलब दोनों क्षेत्रों में गवर्नमेंट का ही फोकस था। अभी गवर्नमेंट, हम आज़ाद हुए थे, हमें आज़ादी के बाद सिर्फ दो ही चीज़ें मिली थी, गरीबी और बदहाली। हमारे पास संसाधन तो थे ही नहीं। तो जब संसाधन नहीं थे तो अब हमें अपनी जनता को भी भाई, अब हमने वादा भी तो किया था जनता से, तो हमें, और एक हमने जिस लोकतंत्र का गठन किया था उसको आगे भी बढ़ाना था। और बहुत सारे लोग जो आज हम देख रहे हो कि दुनिया के हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, बहुत सारे उस समय के जो विद्वान रहे या फिर जो है साइमल्टेनियस पॉलिटिशियंस रहे, उन्होंने भारत के लोकतंत्र को एक ऐसा, मतलब वो मानते थे कि देखते हैं कितना दिन चलता है। तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस रहे अलग अलग देशों के, तो हमें अपने उस लोकतंत्र को संभालना था, तो हमारे पास बहुत सारी समस्याएं थी। अब हम जो है 50 की डिकेड से हम 5 ईयर प्लान को लेकर आगे बढ़ते हैं। सो फोकस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑन बेसिस एंड हैवी इंडस्ट्री विद द स्टार्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। तो भारत का जो है 5 ईयर प्लान के अंतर्गत हैवी इंडस्ट्री, जो 5 ईयर प्लान के अंतर्गत जो है ये फोकस की जाने लगी। अ कॉम्प्रहेंसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अनाउंस्ड 1956, 1956 में एक विस्तार, मतलब जो है कॉम्प्रहेंसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अनाउंस हुई। और एन स्टील हैवी इंजीनियरिंग, लिग्नाइट प्रोजेक्ट एंड फर्टिलाइजर्स फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल प्लानिंग एंड द फोकस शिफ्टेड टू एग्रो इंडस्ट्री। अब हमारा जो है फोकस कहाँ शिफ्ट हो रहा है, एग्रो इंडस्ट्रीज, एज द रिजल्ट ऑफ मेनी फैक्टर्स, while license raj give in the country and public sector enterprises give more inefficiency and the industry lost their competitiveness। मीन्स व्हाट, कि भाई भारत में अब देखो कि 1980 तक जीएनपी का जो विकास दर है वो कम था, लेकिन 1980 में जो है आर्थिक सुधारों की शुरू होने के चलते इसकी जो गति है वो थोड़ा सा तेज होती है। और 1991 में आगे बढ़ करके जो पोस्ट 1991 में जो रिफॉर्म होते हैं, तो इस सुधार पूरी तरीके से लागू होने के बाद हम काफ़ी मजबूत हुए। और 1950 से 1980 के बीच में ये जो 3 दशक थे, इन दशकों में जीएनपी का जो विकास दर है वो केवल 1.4% हुआ करता था। और इस कालखंड में सरकारी नीतियों का आधार समाजवाद था। हमारी जो पॉलिसी आप देखोगे तो समाजवाद था। अब इसके उदाहरण के तौर पे आप कुछ चीज़ें देख सकते हो। इंदिरा गांधी जी ने जो है 1979 में 14 बड़े बैंकों का जो है उनने नेशनलाइजेशन किया, और फिर इसके बाद जो है 80 में जाके 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। तो हमारी इस समय जितनी भी पॉलिसी थी वो समाजवाद की रुख कर रही थी, समाजवाद को ध्यान में रख के जो हमारी पॉलिसी लॉन्च हो रही थी। साथ में आप देखोगे कि जो है आयकर की दर जो है 97.75% तक वृद्धि देखी गई इस टाइम पे, और कई उद्योगों का नेशनलाइजेशन जो है हो गया था। सरकार ने अर्थव्यवस्था पर पूरी तरीके से नियंत्रण के प्रयास पर जो है अधिक मतलब जोर दिया। और 1980 के बाद जब हम 90 जो है पोस्ट 1991 रिफॉर्म की बात करें, तो इंडियन मार्केट वर ओपन टू ग्लोबल कॉम्पिटिशंस। हमने जो है एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, सो एलपीजी रिफॉर्म एंड गेव वे टू द प्राइवेट सेक्टर। हम जब एलपीजी 1991 में रिफॉर्म लाए तो हमने अपने यहाँ प्राइवेट सेक्टर को आमंत्रित किया। एंड द इंटरप्राइजर्स एज अ लाइसेंस राज केम टू एन एंड। जो लाइसेंस राज है वो क्या हो गया, खत्म हो गया।
अब सर्विस बिकेम द इंजन्स ऑफ द ग्रोथ वाइल द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन saw volatility in growth rated in the period. MSME in the country were given a push through the government policy measures. तो अब जब है हमारा, हम प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारी चीजें जो हमने रिफॉर्म किया है, हमने आमंत्रित किया है, तो इसके चलते आप देखोगे कि जब हमें 1991 में भारत सरकार ने जो महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार प्रस्तुत किए, जो कि इस दृष्टि से एक बहुत मतलब बढ़िया प्रयास था, और इसमें विदेशी व्यापार और उदारीकरण और वित्तीय उदारीकरण, कर सुधार और विदेशी निवेश के प्रति जो आग्रह शामिल था, और इन उपायों में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद की। तब से भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत आगे निकल आई, और इस जो है सकल स्वदेशी उत्पाद की औसत वृद्धि दर जो फैक्टर लागत पर है, वो 1951 से 1951 से 1991 के दौरान 4.34% थी, और वही 1991 से 2011 के दौरान ये 6.25% थी। तो इतना बढ़ गई। अब भारतीय अर्थव्यवस्था जो है करीब 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से आगे निकल गई थी इस समय। तो ये कंडीशन थी। अब इसके बाद हमारा जो फोकस है, आगे हम बढ़ते हैं कि भाई 2014 से 22, तो मेक इन इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च टू अट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड एफडीआई। तो हमने जो मेक इन इंडिया जो कैंपेन लॉन्च किया, तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए और एफडीआई के लिए ये एक बेहतर आकर्षक का कारण बना। गवर्नमेंट इज एमिंग टू इस्टेब्लिश इंडियन एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चर हब। मतलब गवर्नमेंट का एम था कि भाई भारत को जो है हम ग्लोबल मैन्युफैक्चर हब के तौर पे विकसित करें, अलग अलग जो है क्षेत्र में। द वेरियस पॉलिसी मेजर एंड द इंसेंटिव टू स्पेसिफिक मैन्युफैक्चर सेक्टर, अलग अलग क्षेत्रों में जो स्पेसिफिक सेक्टर में। इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 there were 39,539 new business registration in the manufacture sector, a 50% increase from the 26,406 in financial year 2022. The electronic vehicles and solar panel productions account for around 80% of the total manufacture and expenditure, with the semiconductors, electronics value and chain accounting for the 50% of the total expenditure in February 2022. तो आपने इस दौरान कि भी अब तक का हमारा जो विकास का एक इतिहास था, आपने उसको एक जो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो सुधारों का हमारा जो पास्ट ट्रैक था, जो रिकॉर्ड था, उसको मैंने आपके साथ जो है शॉर्ट में शेयर किया। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि मैंने आपको जो हमारा मेन पॉइंट था, यहां पर वापस आते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में सुधार, तो इसको तो हमने देखा। अब भाई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी, मैं आईआईपी के बारे में आपको बताया था कि भाई ये जो आईआईपी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें से कोर सेक्टर का जो आपका 8 कोर सेक्टर हैं, एक मिनट, जो आपके 8 कोर सेक्टर हैं, तो इनमें से 40% जो है इसका हिस्सा है। अब भाई औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी ये एक ऐसा संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के जो है उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन की माप करता है, और इसका आधार वर्ष 2011-12 है। मतलब जो है ये जो आईआईपी है, इसका मेंशन होना चाहिए कहीं, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो देखो, ये जो आईआईपी है ये एक इंडेक्स है, संकेतक है। संकेतक किसी भी चीज को जो इंडेक्स करता है, संकेत करता है, और ये एक निश्चित अवधि के दौरान, एक निश्चित टाइम पीरियड के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को मेजर करता है। और आपसे जो यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा या फिर आपको जो लिखना पड़ेगा वो महत्वपूर्ण है। 2011-12 ये आपका आदर्श वर्ष जो है, सॉरी आदर्श कह रहा हूं, ये आधार वर्ष है। क्या है? आपका आधार वर्ष है। इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। अब इसे जो है सांख्यिकी और
कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको आप एनएसओ बोलते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो इसके द्वारा मासिक तौर से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। ये दूसरा पॉइंट अगर आईआईपी से क्वेश्चन आएगा तो ये जरूर रहेगा। और ये एक समग्र संकेतक है। अब ये समग्र संकेतक जो है, इसके अंतर्गत आप देखोगे, एक मिनट, इसके अंतर्गत देखोगे कि जो एक ब्रॉड सेक्टर के अंतर्गत जैसे खनन, विनिर्माण और बिजली, ये सारी चीजें, वहीं उपयोग आधारित क्षेत्र के अंतर्गत जो है यूज्ड जो बेस सेक्टर है, तो बुनियादी वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, ये जो है शामिल होती है। ठीक है। अब 8 प्रमुख क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वापस हम उन्हीं 8 सेक्टर पे आते हैं। यहां पर आप जरा देखें कि ये जो 8 प्रमुख क्षेत्र हैं, इसमें से यह भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 सबसे मौलिक औद्योगिक क्षेत्रों का सूचकांक है और आईआईपी में 40.7% इसका वेटेज है। मतलब आईआईपी में जो 8 क्षेत्र हैं, 40% इसका जो है वेटेज है। अब भाई जो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, जिसको आईसीआई कहते हैं, तो ये आईसीआई जो है 8 प्रमुख उद्योगों में उत्पादन के सामूहिक और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है। तो आईआईपी अलग चीज है, ये आपका जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स है, लेकिन जो आईसीआई है ये इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है। तो ये क्या होता है कि ये मासिक तौर पे पर महीने आईसीआई जो है 8 प्रमुख उद्योगों में उत्पादन के सामूहिक और व्यक्तिगत प्रदर्शन की क्या है, माप करता है। कोर सेक्टर के 8 प्रमुख उद्योग अपने भारांक के जो है घटते क्रम में इन्हें मैं बता देता हूं कि जो इनका जो सबसे ज्यादा भारांक है वो रिफाइनरी उत्पाद है। क्या है भाई? रिफाइनरी, जो पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद है। इसके बाद क्या है? बिजली है यहां पर, और फिर इसके बाद इस्पात आता है, और फिर इसके बाद इस्पात के बाद जो है ये इस्पात आ गया, फिर इसके बाद जो है आपका कोयला आता है, फिर इसके बाद आपका जो प्राकृतिक गैस आती है, और फिर सीमेंट आता है, और लास्ट में आपका जो है उर्वरक कहाँ गया? ये आपका उर्वरक आता है। मतलब कोर सेक्टर के 8 प्रमुख उद्योग जो हैं ये अपने भारांक के एक घटते हुए क्रम में मैंने बता दिया। आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में यहां से भी क्वेश्चन बना सकता है कि भाई जो आईसीआई है, तो आईसीआई मतलब इंडेक्स ऑफ जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है, तो इसमें जो वेटेज है ये 8 सेक्टर का सभी का उत्पादन जो है वो मापा जाता है, तो इनका वेटेज अलग अलग है। तो इसमें सबसे कम वेटेज किसका है? तो ध्यान रखना उर्वरक का है, और सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? रिफाइनरी उत्पाद का है। अब भारत में औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में कुछ चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां क्या हैं भारत के जो औद्योगिक क्षेत्र को लेकर के? तो देखो भाई, सबसे बड़ी जो चुनौती है कुशल और संरचना और जनशक्ति की कमी। कैसे? देखो, वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में जो है विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए हमें जो है उच्च प्रौद्योगिकी आधारित आधारभूत संरचना और विशेष तौर से परिवहन और कुशल जनशक्ति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इसके लिए कुछ जो है यहाँ पर ये जो इकोनॉमिक सर्वे था 2021-22 का, उसका मैं सॉरी उसकी मैंने यहाँ पर कुछ स्टैटिक्स जो है डेटा लगा के रखे हैं, इसको जरा समझाऊंगा। लेकिन पहले आप यहाँ पर देखो, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई भारत में जो औद्योगिक क्षेत्र है इससे कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ सबसे बड़ी एक चैलेंज ये है कि हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, हमारे पास जो है स्किल्ड जनशक्ति का कमी है। अब जैसे कि मैंने बताया कि हमें वैश्विक लेवल पर अगर हमें कंपटीशन करना है तो हमारे पास जो है एक बेहतर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और उस टेक्नोलॉजी से लैस हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। साथ ही साथ अपने यहाँ तो परिवहन का देख रहे हो कि भैया जाम लग गया तो 2-2 घंटे जाम नहीं खुलता है, और इसके चलते ये जो है इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में ही जारी हुआ था कि हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके लिए हमने, हालांकि हम बहुत सारे कदम जो है भारत सरकार इस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कदम जो है भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर के आप देखो, तो इसी को जो है बेहतर करने के लिए, परिवहन व्यवस्था को जो है बेहतर करने के लिए हम जो है काम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर का समस्या है। दूसरा, दूरसंचार सुविधाएं जो कि मुख्य तौर से बड़े शहरों तक सीमित है। आज भी अगर मुझे अपने घर में बात करनी होती है मम्मी पापा को,
तो मम्मी पापा से मेरी जो है बहुत मतलब सप्ताह निकल जाते हैं, बात नहीं हो पाती ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ नेटवर्क। अगर लग भी गया तो डिक्लाइन कर जाता है, नेटवर्क का ही इशू बना रहता है। मुझे ठीक ठाक याद आ रहा है जब आपका 4G नहीं आया था, 2G था, उस समय जो है मेरी डेली बात हो जाती थी, जब वो छोटा वाला फ़ोन हुआ करता था, सेलुलर फ़ोन हुआ करता था, और बड़ा अच्छा बात हो जाता था, कभी ऐसा नहीं मतलब कि कट जाए फ़ोन। लेकिन आजकल जो है ये हालात बने हुए हैं। तो भाई दूर संचार जो सुविधाएं हैं मुख्य तौर से ये बड़े शहरों तक सीमित है, और अधिकांश राज्य जो है वो अधिकांश जो राज्य हैं वो बिजली, अधिकांश राज्यों के जो बिजली बोर्ड हैं वो घाटे में चल रहे हैं, और ये बहुत दयनीय स्थिति है। अगर मान लो कि इस समय हम युवा देश हैं तो हमारा प्रोडक्ट मतलब जो कंजम्पशन भी तो ज़्यादा होगा, और कंजम्पशन में देखो किसी भी क्षेत्र में ये सिंपल सा मानना है। और अगर मतलब किसी भी को आपसे अगर पूछे कि अच्छा एक चीज़ बताओ, 2 4 10 तो उसने इंडेक्सेशन दे दे, इंडेक्स दे दे, और बोले कि इसके लिए आपको अगर ग्रोथ करना है तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, तो अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं जनरली यही कहूँ कि एनर्जी। और अगर हमारे यहाँ एनर्जी का ही समस्या होगा, बिजली का ही समस्या होगा, तो ऑब्वियसली आप बताओ कि हमारा प्रोडक्शन कहाँ पर होगा। और हमारी बिजली के यहाँ कमी तो मैं बता दूं कि मैं एक बड़े शहर पे हूँ, और यहाँ पर जो है प्रॉपर हमें 24x7 बिजली नहीं मिलती है। ठीक है, डेली जो है 2 या 2.5 घंटे की कटौती होती है, उससे भी ज़्यादा कटौती होती है। तो आप जरा बताएं कि बिजली का अगर ये बड़े शहर में ये हाल है, और मैं ग्रामीण एरिया की भी बात बता दूं, मेरा जो गांव है वहाँ बिजली जो है 3 दिन में 6 घंटे आती है। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों, जैसे आज बिजली आई तो कुछ ना कुछ, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ फ्यूज उड़ गया, तो फिर 2 दिन नहीं आई, फिर चौथे दिन आई, फिर कुछ हो गया, मतलब 3 दिन में 6 घंटे ओवरऑल एवरेज है। मैंने बता दिया, ये बहुत बता दिया। और 21वीं सदी के भारत में अगर बिजली का ये हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी स्थिति दयनीय है। दूसरा बात कि भाई रेल परिवहन पर बहुत ज्यादा भार है, जबकि सड़क परिवहन कई प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है। आप जो जो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर है देख सकते हैं कि सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ कितनी बेहतर है। आपको सब एकदम ऐसी सड़कें मिलेंगी कि जो है हेमा मालिनी के गाल की तरह सड़कें होंगी, है ना। ऐसे हमारे पॉलिटिशियन कह रहे थे कि जो है हम सड़कें हेमा मालिनी के गाल की तरह बनाएंगे। तो क्या ये बोल देना ये अलग चीज है, क्या सड़कें बन पाई गाल की तरह? मैंने देखा कि बहुत सारे हादसे जो हैं हमारे यहाँ कम हो जाएं, लेकिन नहीं वो कम होंगे क्योंकि सड़कें इतनी खराब हैं। अभी आपको याद होगा कि अभी मैं रिसेंट डेवलपमेंट आपको बताता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो है उद्घाटन करने गए थे। उनने जो है उद्घाटन किया था 16-17 जुलाई को, और ठीक 4 दिन या 5 दिन बाद जो है 21-22 जुलाई को वो जो उनका एक्सप्रेसवे था वो बह के दूसरी जगह जो है शिफ्ट हो गया था, धंस गया था। और अगर बताओ कि अगर ये धंस गया और 4 दिन नहीं बने हुए या उद्घाटन किए नहीं हुए, तो आप देख सकते हो, और प्रधानमंत्री जी उसका प्रॉपर उद्घाटन कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि उसकी कितनी बढ़िया गुणवत्ता होगी। तो भाई ये भ्रष्टाचार भी तो जो है ना एक फैक्टर है ना, कि अगर ये लगातार जो भ्रष्टाचार है बढ़ रहा है, तो जो पैसा एक्चुअल में जाता है, तो पैसा आप समझ सकते हैं कि कहाँ जा रहा है, कितना गुणवत्तापूर्ण उसका विकास हो रहा है, चीज़ों का कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। एक दूसरे उदाहरण के तौर पे समझो, आपको याद है जब अभी रिसेंटली जो है 5G का जो स्पेक्ट्रम अलॉट हुआ है और उसकी बोली जो बिट लगी है, और आप जब 2G अलॉट हुआ था, इन दोनों का जो है आप एक बार पैसा देखिएगा। उस समय 1.7 मतलब 75 या समथिंग, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है। मतलब इस समय जो अभी जो बिट जो हुई है इसकी ऑसनिंग हुई है, तो उस समय जो कैग थे, मतलब उस समय जो सीएजी थे, तो उनने जो है इतना बड़ा घोटाला इसको दिखाया था, बाद में हुआ कुछ नहीं, और उन्हें माफ़ी भी फाइनली माना। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे देश में कि कहीं ना कहीं एक समस्या बनी हुई है। दूसरा कि भाई समान अवसर बनाए रखना। अब एमएसएमई क्षेत्र जो है मध्यम और बृहत स्तर के औद्योगिक क्षेत्रों और जो है सेवा क्षेत्रों की तुलना में ऋण उपलब्धता और कार्यशील पूंजी की ऋण जो है लागत के मामले में अपेक्षाकृत कम अनुकूल स्थिति रखता है।
और इस जारी पूर्वाग्रह को जो है दूर करने की जरूरत है। वहीं विदेशी आयात पर निर्भरता, और भारत अभी भी परिवहन उपकरण, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स, लोहा इस्पात, कागज, रसायन, उर्वरक, प्लास्टिक, ये आदि सामग्रियां जो है हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। तो आज भी हमारी जो आयात निर्भरता है वो बहुत ज़्यादा है। और अगर हमारी आयात निर्भरता बहुत ज़्यादा है तो आप जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो सिर्फ सपना ही रहेगा, अगर हम जो है अपने पर निर्भर नहीं होंगे। दूसरी बात कि भारत में उपभोक्ता वस्तुओं का जो कुल औद्योगिक उत्पादन है वो 38% का योगदान देता है। दोबारा सुनिएगा कि भारत में जो उपभोक्ता वस्तुओं का जो कुल औद्योगिक उत्पादन है वो 38% का योगदान करता है। लेकिन जो कुछ है खास देश हैं जैसे कि सिंगापुर, वहां 52% है, दक्षिण कोरिया वहां पर 29% है। तो इससे क्या होता है कि इससे पता चलता है कि आयात प्रतिस्थापन अभी भी देश के लिए एक दूर का लक्ष्य है। मतलब हम जो है आत्मनिर्भर हो पाना अभी बहुत दूर की कौड़ी है। भाई जो एक है अगला है कि भाई अनुपयुक्त जो है अस्थिति आधार। अब कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लागत प्रभावी बिंदुओं के संदर्भ में बिना किसी औद्योगिक अवस्थिति तय कर ली गई है, और प्रत्येक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के जो हैं अंतर्गत प्रमुख उद्योगों की स्थापना अपने सीमा क्षेत्र में कराने के लिए प्रयास करता है। और स्थान चयन संबंधी जो है राजनीति से ये प्रेरित होते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योगों में एक घाटे का एक सौदा बना हुआ है। आप देखोगे कि पब्लिक सेक्टर के जितने भी उद्योग हैं वो घाटे में चल रहे हैं, और फाइनली उनका जो है प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है ना। डिसइन्वेस्टमेंट कहोगे, प्राइवेटाइजेशन नहीं कहोगे, तो डिसइन्वेस्टमेंट जो है वही है। अब भाई देखो, विकास के समाजवादी प्रारूप पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, लेकिन हमने जो है क्या किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के तहत जो है निवेश में विनिवेश जो है शुरुआत कर दी है। साथ में एक दूसरा समस्या है रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही और तनावपूर्ण श्रम प्रबंधन संबंध, जो मतलब संबंधों में जो ग्रस्त अप्रभावी नीति कार्यान्वयन की वजह से इसमें अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम जो है घाटे में चल रहे हैं। और प्रत्येक वर्ष सरकार को इस घाटे की भरपाई के लिए और कर्मचारियों को वेतन देने के जो दायित्वों की पूर्ति के लिए भारी व्यय करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि भाई जो है भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए कुछ जो है पहले करी गई है। कुछ पहल पर सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं कि क्या क्या पहल करी गई है। पहले मैं आपको यहाँ पर 2 चीजें दिखाऊंगा कि भाई आर्थिक सुधार की दिशा में जब 1991 से अब तक जो कुछ कदम उठाए गए हैं। एक तो ये कि औद्योगिक लाइसेंस प्रथा थी, इसको समाप्त किया गया है, बहुत अच्छा था। आयात शुल्क में कमी लाना और मात्रात्मक तरीकों को चरणबद्ध तरीके से हटाना। बाजार की शक्तियों के द्वारा विनियमित दर को जो है निर्धारण और सरकार मतलब जो है इसका निर्धारण सरकार द्वारा नहीं किया जाएगा। दूसरा कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार और पूंजी बाजार का उदारीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र का जो है प्रवेश और निजीकरण। उत्पाद शुल्क में कमी, आयकर और निगम कर में जो है कमी और सेवा कर की शुरुआत। शहरी सुधार, सरकार में कर्मचारियों की संख्या कम करना। पेंशन क्षेत्र में सुधार। मूल्य संवर्धित कर जिसको वैट कहते हैं, ये जो है वैल्यू एडेड टैक्स लेके आना। रियायत जो सब्सिडी में कमी करना। और राजकोषीय उत्तरदायित्व जिसको FRBM बोलते हैं, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, तो अधिनियम 2003 को पारित कराना। तो ये तो हम और हैं अभी जो भारत में जो औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए जो कुछ जो है पहले करी गई। अब उन पहलों को हम एक बार यहाँ पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। यहाँ पर जरा आप देखें कि भाई जो इस समय ये जो पहले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारा फोकस जो है इन पहल पर ही ज्यादा है। अब जैसे कि पहला आपने देखा होगा कि जो PLI स्कीम है, जो उत्पादन संबंध जो है प्रोत्साहन योजना है, इसके अंतर्गत घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है कार्य किया जा रहा है और ये औद्योगिक विकास के लिए एक बहुत बेहतर साबित होगा। दूसरा PM गति शक्ति परियोजना, ये राष्ट्रीय मास्टर प्लान है और ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और संरचना है। इसके माध्यम से जो हमारी कनेक्टिविटी का इशू आ रहा था ये आसानी से हो सकेगा। अगला है भारतमाला प्रोजेक्ट। देखो ये भारतमाला जो प्रोजेक्ट है ये भारत में जो है ये पूर्व से उत्तर
यानी आप देखोगे इधर पूरब से ये उत्तर में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए है। स्टार्टअप इंडिया, तो भारत में स्टार्टअप संस्कृति को उत्प्रेरित करने के लिए ये जो स्टार्टअप इंडिया शुरू किया गया, और नो डाउट इसका बहुत फायदा हुआ। आपने देखा कि बहुत सारे जो यूनिकॉर्न कंपनी जो है बनी है। एक मेक इन इंडिया 2.0, तो भारत को वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए हमने मेक इन इंडिया 2.0 लागू किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो आयात निर्भरता में कमी लाने के लिए। विदेशी जो है विनिवेश योजना, भारत में आर्थिक पुनरुद्धार का समर्थन करने के लिए। तो भारत में जो औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए ये कुछ सरकारी पहले हैं, और ये भी कुछ सरकारी पहले हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था ये, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि एक और है इसमें से कि जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ये अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि सृजन और वस्तु और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। और एक एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम है जो कि ये इंक्यूबेशन और डिजाइन इंटरवेंशन के माध्यम से विचारों को, जो नमूनवेश विचार है उनको विकसित करके संपूर्ण मूल श्रृंखला को बढ़ावा देना है, ठीक है। साथ ही साथ भाई इसमें जो सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना, अब देखो सार्वजनिक निजी जो निवेश बढ़ाने और पीपी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल है, तो इस परियोजनाओं का निर्माण करने की जरूरत है और इससे दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ पर जो है कि घाटकोपर और वर्सोवा के बीच जो मुंबई मेट्रो की जो पहली लाइन पीपी मॉडल पर बनाई गई थी, वहीं अवसंरचनात्मक बाधा को दूर करने के लिए भौतिक अवसंरचना है, तो इन क्षेत्रों में जो है क्षमता वृद्धि की जो धीमी दर औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि को बाधित कर रही है। और कोर सेक्टर में क्षमता वृद्धि और अवसंरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के माध्यम से दीर्घावधि में जो है औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में तेजी आएगी। भारत के जनसांख्यिकी लाभांश का इष्टतम उपयोग, तो कुल जनसंख्या में युवा कामकाजी आजादी की बढ़ती हिस्सेदारी के साथ जो है भारत अपनी चरम विनिर्माण क्षमता हासिल कर सकता है, क्योंकि अगले 2-3 दशकों में इसके जनसांख्यिकी लाभांश और बड़े जो है कार्यबल से इसे जो है लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। अनुसंधान और विकास में जो है सुधार लाना और वैश्विक केंद्र के तौर पे उभरने की क्षमता, तो ये सारा चीज आपका इस एडिटोरियल के अंतर्गत हमने डिस्कस किया। और एक और है अंतिम की भाई औद्योगिक नीति में सुधार, देखो मध्यावधि से लेकर के दीर्घावधि तक दोहरे अंकों तक की जो है अगर हमें उत्पादन वृद्धि चाहिए, तो हमें अपने जो कमजोर क्षेत्र हैं वहां काम करने की जरूरत है और प्रभावी औद्योगिक नीति ढांचा तैयार करने की जरूरत है, ताकि हम बहुआयामी सुधारों के एक दौर की जो है शुरुआत कर सके। अब एक क्वेश्चन जो है आपको, क्वेश्चन इसमें से मेंशन नहीं, अच्छा क्वेश्चन मेंशन नहीं है, ये आपको क्वेश्चन देता हूं, ये क्वेश्चन आपको करके लाना है। क्वेश्चन ये है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के मार्ग में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के मार्ग की प्रमुख बाधाएं कौन सी हैं? प्रमुख बाधाएं कौन सी हैं? प्रमुख बाधाएं कौन सी हैं? गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भारत को गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान मास्टर प्लान भारत को अपने कोर सेक्टर में सुधार लाने में कैसे मदद करता है? भारत को अपने कोर सेक्टर में सुधार लाने में कैसे मदद करता है? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज का ये एडिटोरियल हो गया, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।